वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे नगोगी वाथवांगो को, जिनका फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने कॉलोनाइजेशन की बात की, डीकॉलोनाइजेशन की बात की और समरी को भी डिस्कस किया। अब जो है फर्दर हम लोग इसको और एक्सप्लेनेशन इसकी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसको क्रिटिकली जो है वो भी हम लोग देखेंगे। ये जो ऐसे था डीकॉलोनाइजेशन द माइंड, इनकी जो बुक थी फुल नेम जिसका है द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर 1986 में पब्लिश हुई थी। और साथ ही साथ नगोगी ने इसके अंदर बात करें कि ये ऐसे है कि इसके तो अबाउट तो इसमें लैंग्वेज और इसका जो कंस्ट्रक्टिव रोल है नेशनल कल्चर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर और आइडेंटिटी के अंदर, वो सब जो है इन्होंने नगोगी ने वो डिस्कस किया है। फर्दर बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन द माइंड की। इसमें इसकी डिटेल समरी और थीम्स देखेंगे। अगर मैं इसकी डिटेल समरी में बात करूं डीकोलोनाइजेशन द माइंड में, तो इसमें उन्होंने एक्चुअली जो है वो लैंग्वेज पे फोकस किया है। वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो किसी भी सोसाइटी की एक कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट होता है, कि थ्रू लैंग्वेज जो है वो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। थ्रू लैंग्वेज हम एक दूसरे की आइडेंटिटी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थ्रू लैंग्वेज जो है वो कल्चर डेवलप होता है। थ्रू लैंग्वेज जो है वो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वर्ल्ड के सामने रख सकते हैं। थ्रू लैंग्वेज हम जो है वो हम जो एज अ विक्टिम है, एज अ कॉलोनाइज्ड पर्सन जो है हम लोग वो अपनी वर्ल्ड को जो है वो बता सकते हैं कि हमें कॉलोनाइज किया गया था। लेकिन अगर अपनी थ्रू अपनी लैंग्वेज के ज़रिए करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, रदर देन यूजिंग कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज। हमने कॉलोनाइजर्स की बात की जो कि ऐसे सुपीरियर लोग जो खुद को सुपीरियर मानते हो, एक्चुअली में वो सुपीरियर होते नहीं है। बट अगर उनके पास वो मिलिट्रिकली पावरफुल है या फिर इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, जो किसी कंट्री पे कॉलोनी बनाते हैं, उनको कॉलोनाइज करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इस अपनी जो लैंग्वेज है उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। उनका जो नेटिव उनकी लैंग्वेज है उनको वो भी पढ़ने नहीं दी जाती, उनको उसमें एजुकेशन हासिल नहीं करने दी जाती। तो इस प्रोसेस को जो है वो कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। और उसके बाद जो डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस है, तो नगोगी ने जो है वो फोकस किया है कि ड्यूरिंग डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस की जब आपको इंडिपेंडेंस मिल जाए कॉलोनियल रूल से, तो देन आपको चाहिए कि अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करें, ताकि आप वर्ल्ड के सामने अपने इश्यूज़ को रख सकें। अपने जो आपके ऊपर ऑपरेशन आपने टाइम पीरियड गुजारा है ऑपरेसिव, या फिर आपके ऊपर जो कॉलोनियल पीरियड गुजरा है, अब अगर अपनी लैंग्वेज के थ्रू बताएंगे तो वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, रदर देन यूजिंग लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइजर्स। अगर आप वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज थी, मीन्स कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज है, तो मीन्स कि अभी तक आप मेंटली कॉलोनाइज्ड हैं, तो खुद को मेंटली डीकॉलोनाइज्ड करें, कि खुद को मेंटली इंडिपेंडेंस दिलवाएं, खुद को फ्रीडम दिलवाएं, कि आपका जो माइंड है वो कॉलोनियल पीरियड से निकल आए, कि अब आप उनके स्लेव्स नहीं हैं, आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं। एज अ अफ्रीकन राइटर जो है वो खुद को प्रूव करें अपने नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करके। अब फर्दर जो है हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसके थीम्स को। फर्स्ट थीम अगर हम देखें तो इसमें लैंग्वेज और कल्चर का थीम नज़र आता है। नगोगी कहते हैं कि जो लैंग्वेज है उसके ज़रिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, कि जब दो इंडिविजुअल बात कर रहे हो आपस में तो वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, थ्रू लैंग्वेज, इनकी उनकी जो लैंग्वेज होती है। तो जब लैंग्वेज एक दूसरे के साथ करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की अपनी वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। और कल्चर इसी तरह से डेवलप होता है किसी भी सोसाइटी में। मीन्स कि अब जो कल्चर है वो थ्रू लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, और ये जो कम्युनिकेशन किससे हो रही है, लैंग्वेज से। यानी कि ऑब्वियसली कोई लैंग्वेज होगी तभी वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो मीन्स कि कल्चर और लैंग्वेज दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। सो इसलिए नगोगी कहते हैं कि जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है, इनकी जो, अगर नगोगी की बात की जाए तो इनकी नेटिव लैंग्वेज गिकोयू है, तो उसको कहते हैं कि अगर हम लोग उस पर फोकस करें, उसकी प्रोग्रेस पे बात करें, अपने लैंग्वेज और कल्चर को उसके अकॉर्डिंग रखें, तो देन जो है वो हम अपनी जो अगेन जो प्री कॉलोनियल एरा में हमारी एक डेस्टिनी थी, हम उसको अचीव कर सकते हैं। फर्दर उसके बाद वो इम्पीरियलिज्म की बात करते हैं। इम्पीरियलिज्म कहते हैं कि किसी भी सिस्टम का टोटल होता है, मीन्स कि उसमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन भी आ जाती है, साइकोलॉजिकली, कल्चरली, जो भी लैंग्वेज, एजुकेशन, मीन्स कि टोटल जो होता है उसमें इम्पीरियलिज्म आ जाता है। तो इसीलिए इन्होंने गिकोयो लैंग्वेज का यूज़ करके इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट वॉइस रेज की, और साथ ही साथ बताया कि मैं
इम्पेरिज्म के अगेंस्ट हूँ और इन्होंने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को फेयरवेल कह दिया, ताकि और इन्होंने मोस्टली जो फिर वर्क्स थे आफ्टर कॉलोनियल पीरियड जो है वो इन्होंने गिकोया लैंग्वेज में, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज में, उसमें लिखना शुरू किया था। उसके बाद वो बात करते हैं इम्पेरिज्म कल्चरल बॉम्ब। इम्पेरिज्म तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कल्चरल बॉम्ब क्या है? वो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ड्यूरिंग इम्पेरिज्म एक कल्चरल बॉम्ब है, कि हमारा जो कल्चर है वो नेटिव है, अफ्रीकन है। उसमें जो है अफ्रीकन कल्चर के अंदर कोई उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उसके अंदर उनकी अपनी स्टोरी टेलिंग्स हैं, अपना उनका थिएटर है, अपनी एजुकेशन है, अपनी उनके वैल्यूज़ हैं। वो सब जो है उनके ऊपर कौन अटैक करता है? ये कल्चरल बॉम्ब, इंग्लिश लैंग्वेज एक कल्चरल बॉम्ब है जो उस पर अटैक करता है। नेटिव से उनके वैल्यूज़, उनका कल्चर, उनकी जितने भी एक इनहेरिटेड ट्रेड्स थी, उन सबको एक्सप्लॉइट किसने किया? एक कल्चरल बॉम्ब इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद बात करते हैं कि जब कॉलोनियल पीरियड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज थी, जब यहाँ पे जब भी कॉलोनियल पीरियड होता है तो वो आफ्टर जब एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, वहाँ के नेटिव्स को एक्सप्लॉइट करके जब वहाँ से कॉलोनाइजर्स जाते हैं तो पीछे जो लोग रह जाते हैं, इंडिजिनियस पीपल किसी भी कंट्री के, वो एलिनेशन का शिकार हो जाते हैं। वो अपने ही कंट्री में ऐसे रह रहे होते हैं जैसे कि वो किसी और कंट्री में रह रहे होते हैं, बिकॉज प्री कॉलोनियल कंडीशन और आफ्टर कॉलोनाइजेशन पीरियड के जो सिचुएशन होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है उनके लिए। ऑब्वियसली ना उनके पास उनकी वो लैंग्वेज रहती है, ना उनके पास वो उनकी एजुकेशन सिस्टम रहता है, उनके पास ना उनकी वो वैल्यूज़ रहती हैं, उनका जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। रिसोर्सेज, जितने भी यूज़फुल रिसोर्सेज होते हैं, कॉलोनाइजर्स जब वहाँ से ले जाते हैं, जब सब खत्म हो जाता है तब वहाँ से चले जाते हैं। कॉलोनियल पीरियड वहाँ पे ख़त्म हो जाता है किसी भी कंट्री पे। लाइक जैसे अफ्रीका में हुआ, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अफ्रीकन को एक्सप्लॉइट किया, उनके रिसोर्सेज लिए। आइवरी अफ्रीका में ऑब्वियसली एक बहुत वेल नोन बात है कि आइवरी के हवाले से अफ्रीका बहुत फेमस है। वहाँ से जो कॉलोनाइजर्स थे वहाँ से आइवरी लेते थे, जैसे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्दर बात करते हैं कि जब कॉलोनियल एलिनेशन होती है, कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो उसको एलिनेटेड फील करता है। ऑब्वियसली उसके पास उसकी लैंग्वेज नहीं है, अब वो उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं रही, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज उसके पास थी। उसके बाद उसका कल्चर उसके पास नहीं रहा, बिकॉज वाइट्स ने अपना कल्चर उन पर इम्प्लीमेंट किया, वेस्ट ने अपनी आइडियोलॉजीज उनके माइंड्स के अंदर इम्प्लीमेंट की। उसके बाद कुछ भी नहीं उसके पास एक इंडिविजुअल के पास अपना रहता। सेल्फ उसका जो है वो कहीं ना कहीं इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं खो जाता है किसी भी इंडिविजुअल का ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। और आफ्टर जब डीकोलोनाइजेशन होती है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हमें सोसाइटी के ऊपर नज़र आते हैं। उसके बाद वो एक अफ्रीकन ऑथर्स की बात करते हैं कि अफ्रीकन ऑथर्स को चाहिए कि रदर देन यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, कि कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज को यूज़ करने के बजाय उनको चाहिए कि अपनी लैंग्वेज यूज़ करें जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। बिकॉज थ्रू नेटिव लैंग्वेज हम जो है वो अपने जो थॉट्स हैं उनको अच्छे से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने थॉट्स जो हैं वो सोसाइटी के सामने रख सकते हैं। हम पर जो हम ऑप्रेसिव टाइम पीरियड था, कॉलोनियल टाइम पीरियड था, उसको अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे वर्क के अंदर डीकोलोनाइजिंग द माइंड के अंदर ये थीम्स थे कुछ, लैंग्वेज एंड कल्चर के, इम्पेरिज्म कल्चर बॉम्ब के, कॉलोनियल एलिनेशन के, और अफ्रीकन ऑथर्स के बारे में इन्होंने मैसेज दिया है कि इनको चाहिए कि ऑथर्स को, कि बिकॉज ऑथर जो होते हैं वो सोसाइटी को वर्ल्ड के सामने लेके आते हैं कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। सो अगर हम पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ करें, ताकि हम पता चल सके कि हम लोग मेंटली अब जो है वो कॉलोनाइज नहीं रहे। डीकोलोनाइजिंग द माइंड को अपने डीकोलोनाइज करना है अपनी लैंग्वेज के थ्रू, रदर देन बाय यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइजर्स। उसके बाद इन्होंने जो है, अगर नगोगी की बात करें, 1992 में गिकोयो लैंग्वेज की जर्नल थी, उस पर काम शुरू करने, उसकी एडिटिंग इन्होंने स्टार्ट की। इन्होंने इनिशिएटिव लिया था गिकोयो लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए और फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अफ्रीकन पीपल, इंडिजिनियस पीपल एंड अफ्रीकन लैंग्वेज रदर देन यूजिंग कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज। आई होप कि आपको इनके इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। इससे जो पहला लेक्चर अपलोड हुआ है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप दोनों लेक्चर्स लेंगे तो आपको अच्छे से इनके डीकोलोनाइजिंग दी माइंड की जो है वो समझ आ जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।